हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड टाइप प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। यानी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन क्या है और किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसके स्टेप को जानेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होती है। दे डिपेंड अपॉन द ऑल द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स कि वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्प्यूट या सेटलमेंट करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। एंड अनदर वन, डिटेल रिक्वायर्ड टू द एप्लीकेशन फॉर्म। कौन कौन सी डिटेल रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होती है। एंड रजिस्टर कंफर्म द रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड द नेम एंड रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। जब भी रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें क्या क्या रिकॉर्ड रहता है और किस तरह से रजिस्टर ऑफ फर्म नेम उनके सुजेस्ट करता है या नेम को डिक्लेयर करता है, नेम की कंफर्मेशंस देता है। तो वन बाय वन हम इसको जानेंगे। पहला आएगा हमारा प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो जब भी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए फॉर्म नंबर 1 अप्लाई करना पड़ता है। पहले तो ये फिजिकल फॉर्म में होता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन यहाँ पे पार्टनरशिप इस फॉर्म को भरते हैं और एप्लीकेशन के साथ फीस भी सबमिट करनी पड़ती है। ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म ऑफ द स्टेट को सबमिट करनी पड़ती है। हर स्टेट में रजिस्ट्रार होता है, तो रजिस्ट्रार के पास मतलब आपकी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट होता है। एप्लीकेशन में जितने भी पार्टनर्स हैं और पार्टनर के साथ जितने भी एजेंट हैं उन सब की यहाँ पे एप्लीकेशन पे साइन होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन पे क्या-क्या डिटेल होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। नेम ऑफ द फर्म, आप नेम ऑफ द फर्म देते हैं, फुल नेम ऑफ द पार्टनर एंड द परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का फुल नेम, उसका परमानेंट एड्रेस, फर्म की ड्यूरेशन अगर डिसाइडेड है, एंड फर्म को पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग डेट, ये जो फर्म है वो कहाँ से ऑपरेट होगी, यानी इसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है, कहाँ से ये काम करेगी। नेम ऑफ अदर प्लेसेस, अगर आपकी फर्म किसी अदर प्लेस पे भी काम कर रही है उसका नाम भी यहाँ पे देना पड़ता है। अनदर इसमें दी जाती है इन्फॉर्मेशन, सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आप 1 भरते हैं तो इसमें एक स्पेसिमेन होता है एफिडेविट का, सर्टिफाई का, वो आपको भरना पड़ेगा और पार्टनरशिप डीड की कॉपी साथ में लगानी पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड रिटन में होना चाहिए और साथ में स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए और एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड ओनरशिप प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो जो प्रिंसिपल प्लेस है, अगर लीज पे आपने वो लिया है, मतलब रूम है वो लीज पे लिया है तो उसका एग्रीमेंट लगेगा। अगर वो रूम आपने रेंट पे लिया है तो रेंटल की कॉपी लगेगी। और इसके अलावा एज पर सेक्शन 58 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो भी आप नेम सुजेस्ट करेंगे वो गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नेम जो किसी एम्पायर के ऊपर नहीं होना चाहिए, राजा महाराजा के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के गवर्नमेंट इस तरह के नेम को अप्रूव नहीं करती है। तो नेम किसी के सिमिलर भी ना हो, तो एटलीस्ट जो है वो जो नेम है थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है डिपॉजिट, पे द नेसेसरी फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो देखिए नेसेसरी फीस जो इम्पोर्टेंट फीस है वो भी सबमिट करवानी पड़ती है और स्टैम्प ड्यूटी की भी उसमें डिटेल्स देनी पड़ती हैं। इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे जब भी रजिस्ट्रार उसके सारे प्रूफ को देता है, स्टेट का रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इश्यूज करता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो रजिस्ट्रेशन का या इनकॉर्पोरेशन का ये रजिस्ट्रार से आता है। तो अगर रजिस्ट्रार से कोई डॉक्यूमेंट आप मिलता है रजिस्ट्रेशन का तो वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है कि आप अपनी पार्टनरशिप आप चला सकते हैं। ओपन फॉर इंस्पेक्शंस, तो रजिस्ट्रार फर्म आपकी फर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रिस्क्राइब फीस मांग सकता है और वो फीस जो है वो किसी पार्टनरशिप के द्वारा या पार्टनर कोई भी उसको पे कर सकता है। पेनल्टी, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी स्टेटमेंट में गलत भरी है, फॉर्म नंबर में गलत भरी है, रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है उसके बाद अगर पता चलता है तो पेनल्टी लगती है। ये पेनल्टी 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन, और साथ में फाइन हो सकता है अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देके अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा रहे हैं। हो सकता है मे बी आपने बिजनेस का टाइप गलत बताया हो लेकिन आप गलत काम कर रहे हो। तो इस तरह की काफ़ी मतलब टॉट चीज़ें या फिर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट अगर किया है तो उसके तहत इम्प्रिजनमेंट रहती है। हम पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड
एक बेसिस है हमारे पार्टनरशिप का। जब भी पार्टनरशिप होती है तो उसका बेस है, क्योंकि बिना पार्टनरशिप डीड के फर्म काम नहीं कर पाती है और पार्टनरशिप डीड होना बहुत कंपल्सरी है। तो इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि नेम ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा, कितने पार्टनर्स किस तरह की कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह से करेंगे, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, मैनेजमेंट किस तरह से होगी, ये सारा पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड होता है। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे बहुत से तथ्यों को लिखा जाता है, जिसमें राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स वो भी लिखी जाती है। फर्म किस तरह से काम करेगी वो भी डिसाइडेड किया जाता है। पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर के थ्रू साइन होने चाहिए। पार्टनरशिप डीड दो तरह की हो सकती है, ऑरली एंड रिटन में। ऑरली वैसे बहुत कम पार्टनरशिप डीड बनती है, मैक्सिमम ये रिटन में ही रहती है। जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसमें म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन डिसाइडेड होते हैं पार्टनरशिप डीड के। और पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, या आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप भी कहा जाता है। और इस दिस डीड मस्ट बी प्रॉपर्टी ड्राफ्ट, यानी एक तरह का ड्राफ्ट है, दे आर बी स्टैम्प्ड, यानी जो पार्टनरशिप डीड है वो स्टैम्प होनी चाहिए, उस पे इंडियन स्टैम्प एक्ट के थ्रू स्टैम्प लगनी चाहिए और सभी पार्टनर्स के इस पे साइन होने चाहिए। और रजिस्टर करने के लिए जब भी हम अपनी फर्म को रजिस्टर करते हैं तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस में भी भेजी जाती है, ताकि पार्टनरशिप डीड की पूरी डिटेल इसमें लिखी होती है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या कंटेंट लिखे होते हैं, जैसे कि द नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस किस तरह का रहेगा, पार्टनरशिप की क्या ड्यूरेशंस रहेगी, अमाउंट ऑफ द कैपिटल कितना रहेगा एंड कंट्रीब्यूशन, यानी किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर, फर्दर कैपिटल क्या रहेगी, लोन बाय पार्टनर्स कितना होगा एंड मैनेजमेंट में पार्टनर का क्या रोल रहेगा, पार्टनरशिप ड्राइंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन ड्राइंग, करंट अकाउंट, इसकी डिटेल, साथ में ही सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन पार्टनर को कितना दिया जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करेंगे, ऑडिट कब होगा, इंस्पेक्शन कब होगी, बैंक अकाउंट एंड देयर ऑपरेशन, कौन कौन से बैंक अकाउंट फर्म्स के हैं, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा लिया जाएगा, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, राइट एंड पावर ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होगी एंड रिटायरमेंट के क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, डिसोल्यूशन अगर फर्म का होना है तो किस तरह से हो सकता है, डेथ या रिटायरमेंट पे आगे फर्म कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन पे किस तरह से गुडविल की वैल्यूएशन होगी एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, जब किसी व्यक्ति की डेथ या रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके एसेट्स की किस तरह से वैल्यूएशन होगी, किसी भी पार्टनर को फर्म से कैसे हटाया जाएगा, अगर कोई पार्टनर मतलब किसी तथ्य को छुपाता है या कोई ऐसा काम करता है तो उसका डिसमिसल किस तरह से होगा एंड बिजनेस के जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से डिवाइड होगी, अगर बिजनेस में किसी तरह के कोई ऐसे झगड़े हो जाते हैं तो उसको किस तरह से सेटल किया जाएगा, तो सारे ये इस तरह के प्रोसीजर पार्टनरशिप डीड में दिए होते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें जो मेन इफेक्ट रहता है, पहला रहता है द पार्टनर कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म एंड अदर पार्टनर, यानी पार्टनर अपने ही पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि यहाँ पे अपने ही पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट टू द पार्टनर, द फर्म भी किसी पार्टनर के अगेंस्ट यहाँ पे केस नहीं कर सकती है। ओके, एक तो पार्टनर दूसरे पार्टनर के अदर पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं और फर्म मतलब फर्म एक अलग नाम है, फर्म भी अपने पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती है 69 सबसेक्शन 2 के तहत। और पार्टनर अपने जितने भी क्लेम हैं उनको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, उनको रिकवर नहीं कर सकते हैं 69 सबसेक्शन 3 के तहत। अब वन बाय वन इसको जानते हैं कि फर्म अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती है तो पार्टनर पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, या पार्टनर फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, या पार्टनर अपने ही पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। तो अगर बिना रजिस्टर करवाए हुए तो ये फैसिलिटी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी कि वो पार्टनर अपने बेनिफिट रिकवर करने के लिए फर्म के ऊपर केस करें या अपने बेनिफिट रिकवर करने के लिए पार्टनर के ऊपर केस करें, तो वो किसी के ऊपर भी केस नहीं कर सकती है। बट if the firm is dissolved, then such person can sue for the firm dissolution of the account and realization of the shares of the firm property. बट अगर डिसॉल्व हो रही है फर्म तो उस केसेस में पर्सन
केस कर सकता है फर्म फादर डिसोल्यूशन के लिए। फर्म को समाप्त करने के लिए पार्टनर केस कर सकता है, लेकिन अपने बेनिफिट को लेने के लिए फर्म और पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, नॉट सूट बाय फर्म अंगेज टू द थर्ड पार्टी, मतलब फर्म भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है। जैसे एबीसी फर्म है तो वो पब्लिक के ऊपर केस नहीं कर सकती है। अगर उसने किसी कस्टमर ने किसी को पैसे, फर्म को पैसे नहीं दिए हैं, तो यहाँ उसके लिए भी वो डिमांड नहीं कर सकती है। सो इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, देन पर्सन सुइंग आर हैव नॉट बीन सोन द रजिस्टर ऑफ द फर्म एंड पार्ट ऑफ द फर्म। अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उस फर्म से डील नहीं कर सकता, या फर्म जो है अदर व्यक्ति के साथ डील नहीं कर सकती है। एंड इन दिस केसेस फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है। ओके अगर वो थर्ड पार्टी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है। नो राइट ऑफ द सेट ऑफ, तो सेक्शन 69 सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर उसे अपने लॉसेस को रिकवर करना है तो उसके लिए वो किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती विदाउट द रजिस्ट्रेशन। मतलब वो थर्ड पार्टी से सिर्फ 100 अमाउंट मोर देन अगर 100 अमाउंट है तो उसको वो सेट ऑफ नहीं कर सकती है। अगर लेस देन 100 अमाउंट है तो उसको वो सेट ऑफ कर सकती है, इसके ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन एंड नो इफेक्ट ऑफ द सम केसेस। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि फिर भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो किन किन केसेस में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है फिर भी मतलब आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है या इफेक्ट आप फर्म किसी तरह के इफेक्ट नहीं हो रही है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फर्म इफेक्ट कब नहीं होती है। पहला, द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू स्यू द फर्म टू एनी पार्टनर। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का मतलब है कि कोई पब्लिक है या कोई ए बी सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, तो सी व्यक्ति वो पार्टनर पार्टनर के ऊपर या फर्म के ऊपर केस कर सकता है। नेक्स्ट, द पार्टनर राइट टू स्यू फॉर द फर्म डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। पार्टनर विदाउट रजिस्ट्रेशन, मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी फर्म के डिसोल्यूशन के ऊपर केस फाइल कर सकती है, फर्म को समाप्त करने के लिए केस फाइल कर सकती है, फर्म के अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, पावर ऑफ द ऑफिशियल असाइनी एंड रिसीवर ऑफ द कोर्ट रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए भी किसी तरह का ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो ऑफिशियल असाइनी होता है, ऑफिशियल असाइनी कौन होता है, जो कोर्ट के थ्रू असाइन किया होता है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाए। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन कोर्ट किसी ऑफिशियल साइनिंग को नहीं अपॉइंट करेगा। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है फर्म की तब भी कोर्ट ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट कर सकता है और प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट, द राइट ऑफ द क्लेम इज लेस देन टू द 100। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन सिर्फ 100 अमाउंट तक ही क्लेम को ले सकते हैं, 100 अमाउंट तक ही क्लेम को सेट ऑफ कर सकते हैं। And next, the suit of the firm whose place of the business are situated in area and exempted the act। अगर आपका फर्म ऐसी जगह पे काम कर रही है जहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। स्वीट राइजिंग अदरवाइज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एग्जम्प्टेड। अगर ऐसे थर्ड पार्टी के ऊपर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द ट्रेडमार्क हो रहा है, यानी आपके ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके ट्रेडमार्क का ब्रीच ऑफ ट्रेडमार्क कर रही है फर्म के, तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। सूट फॉर द नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड स्टैट्यूटरी राइट। अगर कोई ऐसे नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट या स्टैट्यूटरी राइट के अलावा कोई भी सेटलमेंट है तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। जो आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो आपके स्टैट्यूटरी राइट से रिलेटेड नहीं है, उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो एडवांटेजेस अलग अलग लोगों के लिए होता है, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन, एक फर्म के साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं, जैसे फर्म खुद होती है, फर्म के पार्टनर रहते हैं, फर्म के क्रेडिटर्स होते हैं या इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स हैं, तो उनको अलग अलग बेनिफिट होते हैं और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला बेनिफिट होता है बेनिफिट टू द फर्म। तो अगर फर्म रजिस्टर करवाती है अपने आप को तो वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकता है, अपने पार्टनर के ऊपर फर्म केस कर सकती है, तो या किसी दूसरे लोगों के ऊपर केस कर सकती है जो फर्म के साथ किसी तरह की चीटिंग करते हैं। तो द पार्टनर ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन ब्रिंग थर्ड पार्टी टू द कोर्ट, मतलब थर्ड पार्टी को कोर्ट में ले जा सकते हैं अपनी फर्म का मतलब डिस्प्यूट सेटल करने के लिए,
या उसको रिसॉल्व करने के लिए हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो हम इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार देता है। अगर फर्म ने किसी को उधार दिया है या फर्म ने किसी को बेनिफिट्स दिया है तो फर्म यहाँ पे क्रेडिटर होगी। तो क्रेडिटर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर सकता है और अपने बेनिफिट को रिस्टोर कर सकता है, अपने पैसे को वापस ले सकता है। तो अगर फर्म यहाँ क्रेडिटर के तौर पे काम कर रही है तो क्रेडिटर तभी अपने पैसों को वापस ले सकता है अगर उसकी फर्म की रजिस्ट्रेशन हुई है। अगर फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो फर्म अपने बेनिफिट को रिस्टोर नहीं कर सकती है। बेनिफिट ऑफ द पार्टनर क्या है? तो पार्टनर भी कोर्ट में तभी केस फाइल कर सकते हैं फॉर द पार्टनर एंड द फर्म। फर्म के लिए भी केस फाइल करना या पार्टनर्स के लिए भी केस फाइल वो तभी कर सकते हैं अगर पार्टनरशिप रजिस्टर होगी, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट पार्टनर्स को मिल जाता है अगर वो रजिस्टर्स करते हैं। बेनिफिट टू द इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर वो होते हैं जो फर्म में मतलब न्यू एंटर होते हैं। अगर नया पार्टनर फर्म में एंटर हो रहा है तो उसको रजिस्टर करते ही बहुत से राइट मिल जाते हैं जो बाकी पार्टनर्स को होते हैं। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसको वो राइट क्लेम वो नहीं कर सकता है। अगर उसके राइट से किसी तरह की छेड़छाड़ के मतलब किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है या उसको वो राइट्स नहीं मिलते हैं तो उसके लिए वो कोर्ट जा सकता है। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कोर्ट नहीं जा सकता। बेनिफिट टू द ऑडवर्ड बॉन्ड पार्टनर। ऑडवर्ड बॉन्ड पार्टनर वो होते हैं जो फर्म से जाते हैं। फर्म से दो तरीके से मतलब पार्टनर बाहर होते हैं, या तो डिमाइज ऑफ द पार्टनर, या तो पार्टनर की डेथ होने पर, या तो सुपर एनुएशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की रिटायरमेंट होने पर। अगर पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनर की डेथ के बाद व्यक्ति वो किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशन के लिए लायबल नहीं होगा, किसी भी प्रकार अकाउंटेबल नहीं होगा। अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी नहीं होगा बाकी पार्टनर्स के लिए। लेकिन अगर सुपर एनुएशन होती है पार्टनर्स की, पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो रिटायर के बाद फिर भी वो पार्टनर पब्लिक के लिए लायबल रहेगा। अगर उसके मतलब जब वो पार्टनर था और उस पार्टनर उस टाइम पीरियड में अगर उसने किसी तथ्य को छुपाया है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, फ्रॉड किया है, वो चीज बाद में पता चलती है, फिर भी सुपर एनुएशन पार्टनर उसके लिए लायबल होगा। हायर क्रेडिबिलिटी। हायर क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाते हैं तो हमारी गुडविल मेंटेन होती है। और आजकल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन प्रोसीजर बहुत इजी रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्म हाईली क्रेडिबिलिटी को गेन करती है। रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। फर्म आर लीगल एंड वैलिड अंडर टू गिवन एक्ट, है ना। वैसे तो फर्म अगर जो फर्म रजिस्टर होती है उसकी क्रेडिबिलिटी, गुणवत्ता या उसकी जो गुडविल होती है वो मोर देन होती है अनरजिस्टर्ड वन, क्योंकि हाईली हम उन्हीं रजिस्टर्ड फर्म्स की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है ओवर टू अनरजिस्टर्ड वन। ऐसी फर्म जिसको हम रजिस्टर करवाएंगे उसकी क्रेडिबिलिटी भी हाई होगी, उसके फेथ भी हाई होंगे कंपेयर टू द अनरजिस्टर्ड वन। तो आज का टॉपिक था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा।